वो तत्व कौन कौन से होते हैं और वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम किसी उद्योग को अगर स्थापित करते हैं तो उनमें कुछ तत्वों की उपलब्धि अनिवार्य होती है। इसमें सबसे पहला है भूमि, क्योंकि बिना भूमि के हम उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। फिर हमें श्रम, उस उद्योग में काम करने वाले जो मजदूर होंगे वो कहाँ से आएंगे? क्या मजदूर वहीं पर मिलेंगे या उन श्रमिकों को या उन मजदूरों को हमें कहीं और से लाकर वहां पर लाना पड़ेगा? रेलवे लाइन का वर्क चल रहा है, ये जो डीएमसी का जो कॉरिडोर चल रहा है, दिल्ली मुंबई का कॉरिडोर जो हमारे रानी से गुजर रहा है, आप देखेंगे कि उसमें जो वर्कर्स है वो हमारे राजस्थान के नहीं है, वो वर्कर्स कहीं और से लाए गए। क्यों? क्योंकि राजस्थान में वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो डीएमसी का जो कार्य है एल एंड टी कंपनी ने ले लिया, लेकिन इस कार्य को करने के लिए उसे पता था कि श्रमिक कहाँ से आएंगे। तो उन्होंने सारे श्रमिक कहाँ से इंपोर्ट किए या फिर कहाँ से लाए? बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से। अब क्वेश्चन और आता है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से इन श्रमिकों को क्यों लाया गया? कहीं और से भी तो ला सकते थे। वहां पर अधिकांश जो लोग होते हैं इस मजदूरी पर ही निर्भर है। वहां पर जनसंख्या का प्रतिशत भी अधिक है, तो वहां पर सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। अब श्रम कैसा? जैसे कि शब्द आया सस्ता। हमारे यहाँ पर अगर किसी मजदूर को अगर काम पर बुलाया जाता है तो 400-500 रुपए एक मजदूर जो दिन भर में 6 घंटे काम करेगा, उसमें भी हमें चाय भी हमें पिलानी है, गुटखा बीड़ी भी हमें खिलाना है। ठीक है, दिन में 10 बार तो वो पानी पीने जितनी बार भी पानी पिएगा उस समय 10 मिनट का रेस्ट उसको चाहिए। खाने के समय 1 घंटे का टाइमिंग, और 6 घंटे से ज्यादा वो काम नहीं करेगा। तो 4 घंटे का काम वो लगभग लगभग करता है, 100 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वो करता है। ऐसे ही मजदूर अगर ये लगाने लगे तो उनके लिए कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। तो कहने का अर्थ है सस्ता श्रम, श्रम वो भी सस्ता। भूमि, भूमि का भी अब डिस्कस करेंगे। पूंजी की आवश्यकता, बिना पैसा सब शून्य, बिना पैसे के तो किसी प्रकार का उद्योग, जेब में पैसा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? राजस्थान में देखिए कुछ ही ऐसे घराने हैं, बिरला समूह है, चाहे पौधार समूह है, तो इन्होंने कुछ घर विशेष घरानों ने ही उद्योगों में पैसा लगाया है। बाकी के सबके पास पैसा नहीं है, इसलिए औद्योगिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। रॉ मटेरियल उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कच्चा माल नहीं है तो हम उद्योग कैसे लगाएंगे? तो उद्योग लगाने के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है, रॉ रॉ मटेरियल की आवश्यकता रहती है। वो कहाँ से आएगा? कितनी दूरी से आएगा? इसके भी एक अलग डिस्कशन है, काफी लंबा चैप्टर रहेगा। शक्ति के साधन, उद्योगों में चलने वाली जो मशीनरी है, उस मशीनरी को चलाने के लिए पावर कहाँ से आएगा? कोयले से मशीनें चलाई जाएगी, कोयला जलाया जाएगा, या इलेक्ट्रिसिटी आएगी? अब इलेक्ट्रिसिटी भी कौन सी आएगी? आणविक आएगी, जल वाली आएगी, या सौर ऊर्जा वाली आएगी? तो ये भी उद्योग को प्रभावित करता है। परिवहन के साधन, परिवहन के साधनों की आवश्यकता 3 प्रकार से पड़ती है। एक तो श्रमिकों के आने जाने की व्यवस्था, एक कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए परिवहन के साधन, एक तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन। परिवहन के साधन भी कौन से होंगे? अगर सोने का परिवहन करना है या हीरो का परिवहन करना है तो हवाई जहाज ठीक है, लेकिन अगर लोहे का परिवहन करना है तो हवाई जहाज के अंतर्गत कंपनी पूरी की पूरी डूब जाएगी। तो परिवहन का साधन किस प्रकार का है? जल परिवहन है, स्थल परिवहन है, या वायु परिवहन? उद्योग को प्रभावित करता है। बाजार, आपने सामान बना लिया, लेकिन सामान बनाने के बाद उस सामान को बेचोगे कहाँ पर? तो उस सामान को बेचने के लिए आपको एक बाजार की आवश्यकता होगी, और वह बाजार उस फैक्ट्री से, उस कारखाने से जितना अधिक दूर होगा, उतनी ही इस प्रोडक्ट पे जो लागत है वो बढ़ जाएगी। उदाहरण देख के स्वरूप में देख लीजिए कि हम नारियल की बात करते हैं कि नारियल जो आता है हमारे पास
20 रुपए का एक नारियल आता है, लेकिन आता कहाँ से? केरला से। वहां पर क्या 20 रुपए, वहां पर 2 रुपए में मिलता है। लेकिन केरला से राजस्थान तक उस नारियल को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगा है। तो कोई भी वस्तु जो फैक्ट्री से मार्केट तक आती है तो उसमें कई लागतें लगती है। लागतें का अर्थ हो गया कि फैक्ट्री ने 2 रुपए में कोई वस्तु बनाई है, 2 रुपए में उसकी है सब खर्चा निकाल के 2 रुपए में उसकी कॉस्टिंग। अब वो फैक्ट्री से बाहर आएगी और बाजार तक पहुंचेगी तो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज उसमें जुड़ेगा, डीलर का चार्ज जुड़ेगा, रिटेलर का चार्ज जुड़ेगा। हर एक का अलग अलग मुनाफा करते 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 हमारे पास पहुंचेगी, तब तक उसकी जो रेट है वो जस्ट डबल हो जाती है। तो बाजार जितना नजदीक होगा सामान उतना ही सस्ता मिलेगा। तो यही कारण है कि पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो अरब कंट्रीज में सस्ते मिलते हैं, भारत में महंगे हैं। और जैसे जैसे इनकी दूरी बढ़ती जाएगी इनका मूल्य भी बढ़ता जाएगा। और लास्ट 7वां पॉइंट है प्राविधिकी। प्राविधिक का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। आपके पास टेक्नोलॉजी किस प्रकार की? अगर टेक्नोलॉजी अच्छी विकसित है तो आप उद्योग कहीं पर भी स्थापित कर लीजिए। तो ये कुछ 7 कारण यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ मैं मेरे हिसाब से बता सकता हूँ। वहाँ की राजनीतिक जो नीतियाँ हैं वो भी प्रभावित करती है उद्योग को लगाने में। आपको कहीं किसी जगह पर कोई उद्योग स्थापित करना है तो इस उद्योग की स्थापना करते समय अगर आपको छूट दी जाती है, अगर आपको छूट दी जाती है कि अगर आप यहाँ पर उद्योग की स्थापना करते हैं तो आपको छूट मिलेगी, आपको जमीन जो है वो सस्ते में मिलेगी, या फिर आपकी जो बिजली जो है वो आपको सस्ते में उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी उद्योग धंधा वहां पर लगाया जा सकता है। जैसे रिको जो इंडस्ट्रीज एरिया होते हैं वहां पर सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है, कई साल तक उन्हें टैक्स नहीं लिया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था भी उद्योगों को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो ये कुछ कारक होते हैं जो उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भूमि की, लैंड। ठीक है, अब लैंड किस प्रकार से है? तो हमें उद्योग की स्थापना करनी है तो सबसे पहले हमें एक समतल भूमि की आवश्यकता रहती है। छोटे छोटे उद्योग तो छोटी सी भूमि पर स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें बड़ा सा उद्योग स्थापित करना है तो हमें बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। अब वो भूमि है वह उसकी स्थिति किस प्रकार की है? वो पहाड़ पर है, कोई काम की नहीं। वो दलदल में है, कोई काम की नहीं। वो जंगल में है तो कोई काम की नहीं। वहां पर आपकी पहुंच या आपकी अभिगम्यता नहीं हो पाएगी। तो इसका विस्तार और मूल्य का विशेष महत्व होता है, यानी वहां पर आप पहुंचोगे कैसे? तो भूमि देखने के लिए हम इन बातों पर जरूर ध्यान रखते हैं कि वहां पर उसकी स्थिति कहां पर है, क्या वहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, समतल है, पहाड़ी है, किस प्रकार की पठारी है। तो लौह इस्पात उद्योग, उर्वरक, खाद बनाने के कारखाने, सूती वस्त्र उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग जैसे जो उद्योग होते हैं उन्हें बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है और इनका मूल्य बहुत कम हो, ये महती आवश्यकता। तो सस्ती भूमि होनी चाहिए और बड़ी भूमि होनी चाहिए, साथ ही साथ वहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। तो जितने भी जो अधिक या जिन उद्योगों को अधिक भूमि की आवश्यकता होती है वे समतल मैदानी भागों में स्थापित किए जाते हैं। ऊंचे नीचे भाग, पर्वतीय भाग हो वहां पर उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते। घड़ी बनाने का कारखाना हो या रेडियो बनाने का कारखाना हो तो वहां पर आपको कम भूमि की आवश्यकता हो सकती है और ऐसे उद्योग पहाड़ी भागों में भी स्थापित किए जा सकते हैं। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में घड़ी उद्योग का विकास हुआ, लेकिन वहां पर बड़े उद्योगों का अभाव है क्योंकि स्विट्जरलैंड पूरा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। तो यहाँ पर
अगर सस्ती भूमि जहां पर मिलेगी वहां पर हम अपना उद्योग स्थापित करते हैं। दूसरा जो कारक है वो है लेबर। लेबर जो सस्ते हो, ठीक है, और कुशल हो, क्योंकि उत्पादन जो रहता है वो श्रमिकों की कुशलता पर आधारित होता है। अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, और जिस उद्योगों में स्वचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मशीनें वर्क कर रही है, लेकिन मशीनों के साथ साथ हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। तो वहां पर भले ही कम श्रमिक हो, लेकिन जितने भी हो वे कुशल हो, अपने काम में इतने कुशल हो कि वो मशीनों को अच्छी तरीके से ऑपरेट कर पाए। तो ऐसे उद्योग जो श्रम प्रदान होते हैं, जिसमें मशीनों का कम से कम प्रयोग किया जाता है, मनुष्यों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, वहां पर जो माल उत्पादित होता है या माल उत्पादित करने की जो लागत आती है, उसका अधिकांश जो पैसा लगता है वो श्रम पर लगता है, और ऐसे उद्योगों में श्रम का आकर्षण अधिक पाया जाता है, क्योंकि इसके कार्य हाथ से किए जाते हैं। जैसे सीमेंट उद्योग की बात करें तो वहां पर या चूने के जो भट्टे होते हैं उसमें हाथ का प्रयोग किया जाता है। सूती वस्त्र उद्योग है तो उसमें भी आपको श्रमिकों की आवश्यकता ज्यादा रहती है। जूट के जो बैग बनाए जाते हैं उसमें आपको श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। गन्ने का रस निकालने के जो कारखाने होते हैं उसमें आपको श्रमिकों की अधिक आवश्यकता रहती है। इसी कारण शिल्प कला, कढ़ाई करने का काम हो, कपड़े बनाने का उद्योग हो, जूते बनाने का कारखाना हो, आभूषण बनाने का कारखाना हो, कीमती और विलासिता वस्तुओं का निर्माण करने वाले जो कारखाने हो, उन सभी में आपको श्रमिकों की आवश्यकता अधिक होती है। और इन श्रमिकों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कुशल और अकुशल। जो कुशल श्रमिक होंगे उनको मजदूरी अधिक मिलेगी, और अकुशल होंगे उनको मजदूरी कम मिलेगी। तो ऐसे स्थान जहां पर कुशल श्रमिक अधिक संख्या में पाए जाते हैं या कम मजदूरी पर मिल जाते हैं, वहां पर हम उद्योग की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पूंजी, कैपिटल अनिवार्य तत्व है। बिना पूंजी के किसी प्रकार से हम उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते। तो उद्योग छोटा है तो हम कम पैसा की आवश्यकता रहेगी, और उद्योग बड़ा है तो हमें अधिक पैसों की आवश्यकता रहेगी। तो किसी न किसी मात्रा में हमें जनसंख्या या फिर पूंजी की जो है आवश्यकता रहेगी। जैसे कि हम बात करें कि अगर हमें बहुत बड़ा उद्योग लगाना है तो हमें विशाल पूंजी की आवश्यकता रहेगी। कहाँ लगाएंगे? हमें जमीन को खरीदना है, वहां पर हमें वर्क शॉप बनानी है, मशीनों और कच्चे माल को खरीदना है, कच्चे माल को भी खरीदना पड़ेगा, मशीनों को भी खरीदना पड़ेगा, श्रमिकों को मजदूरी देनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए खर्च करना पड़ेगा, जो कच्चा माल है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए परिवहन के साधनों में आपको खर्च करना पड़ेगा। तो पूंजी हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। अब पूंजी भी दो प्रकार की होती है, एक तो अचल और एक चल। अचल का अर्थ होता है जो जमीन के रूप में होती है, टिकाऊ होती है, एक बार लगाने के बाद, जैसे कि भवन, ये अचल संपत्ति। मशीन अचल संपत्ति। सड़क आपने एक बार बना दी, रेल मार्ग एक बार, ये सभी आपको एक बार ही बनाना है, यानी बार बार आपको हर साल नया भवन बनाने की आवश्यकता नहीं, हर बार नई मशीनें खरीदने की आवश्यकता नहीं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कुआं, नलकूप। अचल संपत्ति या अस्थिर या मोबाइल संपत्ति की बात करें तो इसे बार बार लगाना पड़ेगा। जैसे कच्चा माल खरीदना है, आपको हर बार नया लाना पड़ेगा, कोयला आपको, मजदूरी, ये सब चल संपत्ति के रूप में जानी जाती है। तो हमें पूंजी की आवश्यकता अधिक रहती है। फिर है चौथा, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब कच्चे माल की बात करें तो कच्चे माल का उपयोग करके उपयोगी वस्तुओं में इसे बदला जाता है। तो कच्चे माल की अगर हम बात करें तो
कच्चे जो सामग्री है वह विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होती है उसका ये आधार होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि जैसे कि हमने कच्चा लोहा लिया तो कच्चा लोहा या उससे हम स्टील बनाते हैं या स्टील से हमने किसी बर्तन बनाए या किसी प्रकार की मशीनरी का निर्माण किया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंतर्गत यानी रॉ मटेरियल कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में बदलने का काम करता है विनिर्माण उद्योग। अब कच्ची जो सामग्री है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी कच्ची सामग्री होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में जो भार है वो घट जाता है। यानी आपने 100 किलो माल लेके गए और 100 किलो का प्रयोग करते हुए आपको तैयार माल जो मिला वो केवल 20 किलो मिला। तो ऐसी स्थिति में आपने जो परिवहन किया यानी 100 किलो माल को ए स्थान से बी स्थान पर लेके गए। मान लीजिए यहाँ पर आपने लोहा लिया 100 किलो कच्चा लोहा और बी स्थान पर लेके आए। देखिए ये तो है कच्चा माल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पर मिलता है कच्चा माल, ठीक है। और यहाँ पर है इसका कारखाना, यहाँ पर मैं फैक्ट्री लिखता हूँ। कच्चा माल यहाँ पर आपने 100 किलो लिया, 100 किलो का परिवहन आपने यहाँ तक किया और सी जो है आपका है मार्केट। मार्केट तक जब आप पहुंचता है तैयार माल फैक्ट्री से तो 100 किलो का वो केवल 20 किलो रह जाता है। यानी 80% जो माल है वह यहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया में नष्ट हो गया, कचरा था, कोई काम नहीं आया। लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ा, ए से बी तक लाने में आपने 80 किलो वजन एक्स्ट्रा वहां पर खर्च किया। तो ऐसी स्थिति में उसका जब भार जो है घट जाता है। जैसे कि हम कच्चा लोहा की बात करें तो कच्चा लोहा गलाने के बाद उसका भार घट जाता है क्योंकि उसमें जो अशुद्ध होती है वो दूर हो जाती है और उत्पादन प्रक्रिया में जो तैयार माल होता है वो बहुत कम मिलता है। वही दूसरी तरफ अब सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो आपने 100 किलो रुई लिया यहाँ पर ए स्थान से, अब लोहे का स्थान पर अगर हम सूती वस्त्र या सूत को ले लेते हैं, कॉटन को ले लेते हो, तो आपने 100 किलो सूत जो लिया और फैक्ट्री तक 100 किलो लेके आते हो तो 100 का 100 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 100 किलो वस्त्र से 100 किलो जो सूत है उससे 50 किलो ही वस्त्र बनेंगे, नहीं। पूरा का पूरा 100 है तो 100 का 100 हो सकता है 4-5% वहां पर कम हो जाए, बाकी इससे ज्यादा वहां से नष्ट होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अगर गन्ने की बात करें तो गन्ने को आपने खेत से 100 किलो उठाया, फैक्ट्री में से जब उसका रस निकालने के लिए लेके गए तो उसमें से 10 किलो ही रस निकला, तो 90 किलो तो आपका वेस्ट गया। तो कच्ची सामग्री किस प्रकार की है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है उद्योग स्थापना की। अब किस प्रकार से होती है, उपलब्धता की दृष्टि से कच्चे माल सर्वसुलभ हो सकते हैं जो सब जगह मिलते हैं, जबकि अधिकांश जो औद्योगिक कच्चे माल है कहीं कहीं पर भी प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कहीं कहीं ही प्राप्त होते हैं। कुछ माल ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिन्हें उनके स्रोत से अधिक दूर नहीं ले जाया जा सकता। आप कहते हैं कि दूध को यहाँ पर राजस्थान के दूध को तमिलनाडु पहुंचाने की कोशिश करें तो 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, खराब हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के दूध को गुजरात भेजा जा सकता है। तो ये उद्योगों के स्थानीयकरण पर प्रभाव डालते हैं। तो जिन उद्योगों में भारी कच्चे मालों का प्रयोग होता है, भारी कच्चे मालों का अर्थ है वहां पर आप लोहे का, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लिखा हुआ कि लोह इस्पात उद्योग में हमें लोहा चाहिए और कोयला चाहिए, दोनों ही भारी है और उत्पादन प्रक्रिया में इसका भार कम होता है, ठीक है। इसलिए क्या किया जाता है, ऐसे कच्चे माल जिनका उत्पादन प्रक्रिया में भार कम होता है, ऐसे उद्योग जिसका उत्पादन प्रक्रिया में भार कम होता है, उन्हें हम ऐसे स्थानों पर लगाते हैं जिन स्थानों में जिन स्थानों में वह कच्चा माल मिलता है। मान लीजिए जैसे कि लोहा और कोयला की बात कर रहे हैं
तो लोहा और कोयला जो उद्योग है वो ऐसे स्थानों पर या ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जिन क्षेत्रों में लोहा और कोयला मिलता है, जहां पर निकलता है वहीं पर उद्योग लगा देंगे, ताकि उस लोहे और कोयले को ट्रकों में भरकर या रेलगाड़ी में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहे। इसी प्रकार से गन्ना उद्योग, जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाता है? उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है जहां पर गन्ना उत्पादित होता है, क्योंकि एक 9 से 10 टन जब गन्ना होता है उससे 1 टन चीनी ही बनती है। तो लगभग 90% जो भाग है उसका वेस्ट में जाता है। उसके अलावा गन्ने को काटने के बाद उसकी पेराई यानी रस निकालने की जो प्रक्रिया है वो 4 से 5 दिनों में हो जानी चाहिए। अगर काटने के बाद 4-5 दिन की देर हो गई तो उसका रस जो है वो सूख जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उसे केवल उसी क्षेत्र में लगाया जाएगा जहां पर इसकी पेराई होती है। सर गन्ने की हम्म हाँ, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे उद्योग है जिनका वजन जो है प्रक्रिया में घटता है। तो ऐसे उद्योगों को ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, यानी रॉ मटेरियल कैसा है उसकी प्रवृत्ति पर उसे देखा जाता है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, एक कॉल अटेंड करता हूं मैं, बार बार 2 बार। ठीक है, तो अगर कच्चा माल ऐसा है जिसका वजन घटेगा तो उसे हम कहां पर लगाएंगे? ऐसे उद्योग को हम उस कच्चा माल जहां पर मिलता है वहीं पर लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे उद्योग जिनका भार कई कम नहीं होता, जैसे कि हम कह सकते हैं ऐसे कच्चे माल जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया में लगभग समान रहता है। जैसे कि हम सूती वस्त्र की बात करें तो जरूरी नहीं है कि जहां पर कपास निकलता है या उगाया जाता है वहीं पर हम सूती वस्त्र का उद्योग लगाएंगे, नहीं, इसका वजन जो है वो कम नहीं हो रहा है, इसलिए हम ऐसे उद्योग को ऐसे क्षेत्रों में भी स्थापित कर सकते हैं जो बाजार के पास है। क्योंकि हमें सामान जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचना है। ए स्थान पर कच्चा माल है, बी स्थान पर श्रमिक है और सी स्थान पर आपके बाजार है। तो हम उद्योग कहाँ लगाएंगे? इसके बीचों बीच लगाएंगे, ताकि यहां से रॉ मटेरियल आ जाए, यहाँ पर श्रमिक आ जाए और माल को भी हम आसानी से बेच सके बाजार में। वहीं अगर रॉ मटेरियल काफी भारी है और वजन उसका उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है तो हम उद्योग को कहाँ लगाएंगे? उस रॉ मटेरियल के पास वाले क्षेत्र में लगाएंगे। अलग अलग यदि उत्पादन प्रक्रिया में उसका वजन कम नहीं होता है, उतना ही उतना रहता है, तो हम अपना उद्योग कहाँ लगाएंगे? बाजार के पास लगाएंगे, क्योंकि 100 किलो माल का 100 किलो माल ही तैयार हो रहा है, तो हम बाजार में लगा सकते हैं। तो ये कुछ कारक होते हैं, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग है वो कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इसे कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। और ऐसे उद्योग जिसमें एक से अधिक कच्ची सामग्री का प्रयोग होता है, यानी उसमें 2 कच्चे माल का प्रयोग होता है, दोनों को मिलाकर एक नया खनिज बनाया जाता है। जैसे कि हम स्टील की बात करें तो उसमें आपको कोयला भी चाहिए, चूना पत्थर चाहिए और मैंगनीज भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उद्योग को कहाँ पर लगाएंगे? जैसे कि यहाँ पर एक कच्चा माल यहाँ से मिलता है, एक कच्चा माल यहाँ से मिलता है और एक कच्चा माल यहाँ से मिलता है। तो हमें पता है कि तीनों में आपको कच्चा माल मिल रहा है, तो आप उद्योग कहाँ पर लगाएंगे? बीचों बीच लगाएंगे। लेकिन इन दोनों में से ए, बी, सी में से एक कच्चा माल ऐसा है जो उत्पादन प्रक्रिया में भार अधिक खर्च करता है, यानी 100 किलो लेंगे तो 20 किलो ही काम आएगा। तो हम क्या करेंगे? उस उद्योग को उसके पास लगा देंगे। ऐसे में क्या होगा कि इस भारी पदार्थ को उद्योग तक लाने में हमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज जो है वो कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उद्योग की स्थापना का करने में कच्चे मालकों का योगदान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधनों का अर्थ होता है कि पावर कहाँ से मिलेगा। तो पावर जो है वो हमें उपकरणों को चलाने के लिए चाहिए, परिवहन के कार्यों में चाहिए,
कृषि, उद्योग, संचार सभी के अंतर्गत हमें पावर की आवश्यकता है। हमें फैक्ट्रियों की मशीनें चलाने के लिए पावर की आवश्यकता है। तो वो पावर कहाँ पर मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि उद्योगों की जब स्थापना की गई, तो हम जल चक्की का या पवन चक्की का प्रयोग करके मशीनों को चलाते हैं। 1960 के दशक में जब औद्योगिक क्रांति के पश्चात की बात है, तो शक्ति के साधनों के विकास में तीव्रता आई। धीरे-धीरे परमाणु ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, जल विद्युत और ताप ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये विभिन्न शक्ति के संसाधन प्राप्त हुए। और इनके आधार पर हम शक्ति के संसाधनों को बाँटे, तो कुछ जैविक शक्ति होती है, जिससे हमें पशु, मनुष्य, लकड़ी या गोबर से जो पावर मिलती है। कुछ खनिज शक्ति होती है, मिनरल पावर, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु। विद्युत शक्ति के अंतर्गत हम जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सौर ऊर्जा ये भी आपके पावर का सोर्स है। तो इसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसमें से सबसे सस्ती कौन-सी है? तो हम इसको अलग-अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोयला जहाँ पर मिलता है, कोयला धुआँ अधिक देता है। सबसे सस्ता जो स्रोत है वो। अब सबसे फ्री का कौन-सा है? सौर ऊर्जा। जहाँ पर जल विद्युत नहीं उत्पादित की जा सकती या कोयला नहीं मिलता है, वहाँ पर सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। जहाँ पर जल या पठारी क्षेत्र है, जल विद्युत उत्पादित की जा सकती है, वहाँ पर जल विद्युत, ठीक है, खनिज पदार्थों की मात्रा जहाँ पर अधिक है, तो वहाँ पर खनिज पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा। अब सस्ती की बात करें तो परमाणु ऊर्जा काफ़ी सस्ती है और जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ऐसे संसाधन हैं, जो लंबे समय तक ना तो खत्म होने वाले हैं और ना ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार का कमी भी नहीं होने वाली। तो ऐसी स्थिति में इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। जो सस्ता रहेगा, आसानी से सुलभ रहेगा, उस शक्ति के संसाधन के पास के क्षेत्रों में हम उद्योग की स्थापना करेंगे, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम किसी प्रकार से कोई भी मशीनरी का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये ऊर्जा का टॉपिक मैंने कहा ना आपके कोर्स में नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। फिर हम बात करते हैं मार्केट, तैयार माल को है हम कहाँ पर बेचेंगे? तो उसके लिए हमें एक बाज़ार की आवश्यकता रहेगी। बाज़ार जो है अगर पास में है, तो वहाँ पर हम उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। परिवहन के साधन, परिवहन के साधनों की बात करें, तो सबसे सस्ता जो परिवहन का साधन है वो जल परिवहन के अंतर्गत आता है, बहुत कम खर्चा लगता है। उसके बाद रेल परिवहन का आता है, महँगे के अंदर बात करें तो वायु परिवहन का नाम आता है। जो एरोप्लेन है उसके माध्यम से हम लोहे को नहीं भेज सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन अगर वहाँ पर बंदरगाह है तो वहाँ पर उद्योग धंधों का विकास अधिक होगा, समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में। अगर वहाँ पर नदियों का जाल है या नहरी जाल है तो वहाँ पर स्टीमर चलाए जा सकते हैं, वहाँ पर जल यातायात का प्रयोग किया जा सकता है। और वहाँ पर सड़क परिवहन के माध्यम से अगर सामान को बेचा जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अधिक लगेगा। तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपके लिए वहाँ पर जो जो प्रतिस्पर्धता रहती है दूसरे जो उद्योगों से होते उससे आपकी जो कॉम्पिटिशन है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। लास्ट है आपका प्रौद्योगिकी या प्राविधिकी या टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी किस प्रकार की है कि आप कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक उत्पादन करते हो। जैसे कि हम बात करें कोई भी जैसे कोई मशीन है, अब जैसे कि स्टार रेटिंग आती है बिजली के आप देखें उपकरण पर कि बीईएससी की स्टार मार्किंग है, 5 स्टार है, 3 स्टार है। जो कम बिजली खपत में अधिक उतनी ही ऊर्जा दे देता है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी। यानी लाइट का बिल कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट खत्म हो जाएगी। आपके पास ऐसे व्हीकल्स हैं जो ज़्यादा एवरेज देते हैं, तो आपके उसकी ट्रांसपोर्टेशन की चार्ज कम हो जाएगी। आपके पास ऐसी मशीनरी है जो कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर रही है, तो वो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आपके पास अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ी, तो आपके पास जैसे कि हम जापान को कंपेयर करें भारत से, तो भारत 1 किलो टन जो इस्पात बनाने में जितना खर्च करता है, उसके 50% में ही उसकी जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है, उससे वही काम हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी काफ़ी डिपेंड करती है प्रभावित करती है उद्योगों की स्थापना पे कि आप कितनी टेक्नोलॉजी से जैसे कि आप कपड़ा बना रहे हैं, तो कपड़ा बनाने के लिए आप हैंडलूम का प्रयोग करते हैं। तो हाथ से या हथकरघे से आप कपड़ा बनाओगे, उसमें समय अधिक लगेगा, प्रोडक्शन धीरे-धीरे होगा, प्रोडक्शन कम होगा। वहीं आपके पास पावर लूम है,
मशीन से चलने वाले लूम्स हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कपड़ा बना पाओगे। तो ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है, तो टेक्नोलॉजी भी प्रभावित करती है किसी उद्योगों की स्थापना में। फिर है जलापूर्ति, पानी की वाटर सप्लाई है या नहीं? पानी की आवश्यकता हर उद्योग में रहती है। सरकारी नीति और निर्णय, क्या सरकार चाहती है कि वहाँ पर उद्योग लगाए जा सके? ठीक है? तो ये कुछ कारण हैं जो इसके अलावा कुछ लोकल टैक्स, स्टेट टैक्स हो, वेट हो या विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो अपशिष्ट होते हैं उसका निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो एक उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। ठीक है? ये उद्योगों की अवस्थिति के कारक हैं। आशा करता हूँ समझ में आ गए होंगे। आग आगे से यानी कल से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अटेंडेंस का फॉर्म भर दीजिएगा और कल से हम लौह और इस्पात उद्योग को पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही।